हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 21 जनवरी और 22 जनवरी को आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हैं। तो जैसे मैंने एनालाइज़ किया है कि ये जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना, ईजी ही एग्ज़ाम आ रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन तो ईजी हैं फिलहाल। तो मैंने देखा कि जितना अर्थमेटिक का पोर्सन है ना, कुछ क्वेश्चन उसमें एडवांस के भी हैं। तो अगर आपने एडवांस नहीं पढ़ी है या आपको एडवांस के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत एडवांस भी पढ़ लें ताकि आप पूरे क्वेश्चंस कर पाएँ। 30 में से 30 अगर आपको नंबर लाने हैं तो अर्थमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जो एडवांस के भी हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इस टाइप के आप पढ़ लें तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि भाई 1 + 3 + 5, और अगला आगे दिया हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7। आगे हमें दिया हुआ है इसी में 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हमसे पूछा इसका अंडर रूट क्या होगा, यानी कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसे कोई भी बच्चा भी कर लेगा। तो बस हमने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो आप जानते हैं 5 3 8 और 1 9। अब देखो इसमें हमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इसे दोबारा से ऐड करें। हमें पता है कि यहाँ तक का तो कितना है, 9 है ही है। 9 में हमें अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ तक कितना हो गया था आपका, 16 हो गया था, उसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि भाई 9 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 3 होता है। 16 का 4 और इसका 5, तो 5 चौक 20 और 20 3 कितना आ जाएगा आपका 60। आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो कोई भी बच्चा उसे कर सकता है और ये सभी के लिए आसान है। तो अपनी रीजनिंग भी अच्छी रखें, है ना, मैथ्स भी अच्छी रखें। अगर मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था कि sin थीटा + cos थीटा अपॉन, ये एडवांस का है थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा - cos थीटा आपको दिया हुआ है कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और हमसे पूछी हुई है थीटा की वैल्यू। तो हमसे अगर हमें बताना है थीटा की वैल्यू, तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिसने एडवांस नहीं पढ़ी, अगर आपको थोड़ा सा भी एडवांस की नॉलेज है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें लगाते हैं CND रूल। तो देखो वो क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे ये हैं, हम इन दोनों को ही जोड़ कर लिख लेते हैं। इसका मतलब इसमें हम पहले इस वाले को जोड़ कर लिख लेते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कह देता। देखो अगर मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो sin थीटा + cos थीटा प्लस sin थीटा - cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 2 sin थीटा, है ना। अगर हम इसमें से इस वाले को घटा कर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि जब मैं इसे घटाऊंगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos थीटा और cos थीटा जुड़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 cos थीटा। यह है CND रूल। अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो आप जानते हैं कि इस -1 से -1 कटेगा, √3 बचेगा। आपका कितना बचेगा, √3 बचेगा। और जब आप इसे घटाएंगे तो माइनस का √3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 3 और 3 √2 हो रहा होगा ना, क्योंकि √3 और √3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, आप कहेंगे भाई होती है tan थीटा, और tan √3 कितना होता है, तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ लें। अगर आपने 10th में मैथ्स ली होगी तो वैसे तो लड़कों के लिए तो कंपलसरी होती है, अगर आप मैथ्स से हैं 10th में तो ये क्वेश्चन आप कर तो पाएंगे। लेकिन 10th में क्या होता है, लंबे रूल से करते हैं, तो बस थोड़ा पढ़ लें और इसे सॉल्व करें आराम से। अगला जो क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हार्ड तो आने वाली नहीं है आपके एग्जाम में। अगला बोला है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए, है ना, उधार दिए, उसके 1/7 हिस्से पर 4% भाग, तो 1/7 पर जो है वो 4% ब्याज दे रहा है। आगे बोला है तथा 1/2 हिस्से पर 5% ब्याज ले रहा है। भाई 1/2 हिस्से पर कितना ब्याज ले रहा है, आपने कहा भाई 5% ब्याज ले रहा है। आगे हमसे बोला है तथा शेष धन पर वह 6% ब्याज ले रहा है। अब शेष हमें पता ही नहीं तो इस पर ले रहा है भाई वो 6% ब्याज। तो इस प्रकार उसे कुल 730 रुपये ब्याज मिला। भाई टोटल ब्याज जो मिला है उसे वो कितना मिला है, 730 रुपये। तो उसने पूछा कि वो धन कितना है। तो हमने क्या किया हुआ है, मैं आपको आजकल वैसे भी वो पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो देखिए कितने आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ना, हमें यहाँ पर राशि नहीं पता कि एक्चुअली वो राशि है कितनी, तो हम क्या मान लेते हैं, 7 और 2 का क्या मान लो आप, एलसीएम ले लो। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14 की। अगर वो 14 रुपये धन होता है ना, तो उसका 1/7 का मतलब आप समझते हैं, 7 दूनी 14। 2 रुपये जो उसने कितने % पर दे दिए, आप कहेंगे 4% पे, तो उसे कितना ब्याज मिलना चाहिए था, आप कहेंगे 4 दूनी
8% ब्याज मिलना चाहिए था भाई। बाकी 1/2 उसने किस पे दे दिया, 7 रुपये जो है उसने 5% पे दे दिए, तो 5 सत्ते 35% उसे यहाँ ब्याज मिलना चाहिए था। और आपका बचा कितना, आप देखिए 7 और 2 9, तो उसने क्या कर दिया, उधार दे दिया, तो बचा कितना, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है शेष। तो आप ये बताओ शेष कितना बचा, अगर 7 और 2 9 दे दिया उसने, तो आप कहेंगे भाई 5 बचा। कितना बचा, 5। और इस 5 को उसने कितने रेट पे दिया है, तो आप कहेंगे 6 पर। अगर 5 को उसने 6% पे दिया है तो उसे 30% यहाँ पर क्या मिल गया होगा, ब्याज मिल गया होगा। अब अगर हम ओवरऑल करें तो ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है, 30 दूनी 60 और 8 5 13, 73%। अगर हम इसको जोड़ें तो भाई हमारे हिसाब से 73% ब्याज लग रहा था। किस पर लग रहा था, 73%। ओवरऑल आप कह सकते हैं ना, ओवरऑल पर लग रहा होगा। अब इस 73% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 730। आपने इससे 1% की वैल्यू निकाल ली, कितने की निकाल ली, 10। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं 1 रुपये की वैल्यू, क्योंकि हमने इस बार धन जो है वो परसेंट में नहीं रुपए में माना हुआ है, तो हमें यहाँ 14 बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो उधर जाके लग जाएंगे। तो 1 रुपये की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आपकी 1000। और हमने मूलधन कितना माना है, 14। तो आप अगर इधर 14 बनाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 14,000। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये 21 तारीख का है। ये कितनी तारीख का है, 21 तारीख के एग्जाम में ये आया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, अपने दिमाग में सॉल्व की भाई 14 अगर हम मान लेते तो बहुत चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया वो आप ऐसे ही कर सकते थे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कितने सिंपल क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हैं। तो बस अपनी बेसिक क्लियर रखें और मैथ्स में आप 30 में से 30 स्कोर कर लेंगे। अगला बोला हुआ है भाई हमें क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का एलसीएम 78 है। तो एलसीएम हमें दे रखा है 78 और एचसीएफ हमें दे रखा है 26। उसमें से बोला है कि जो एक संख्या है, पहली जो संख्या है वो 52 है। तो हमसे पूछा दूसरी संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए सभी को पता है, जिसने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा हुआ है, कि दो जो संख्याएं होती हैं, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये बात हमने वैसे तो 8th 7th में भी पढ़ी हुई है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट संख्या हमें कितनी दे रखी है, 52, और हमें सेकंड निकालनी है। आपको ये भी पता है कि भाई 78 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 26। आप जानते हैं इस 26 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये जो 2 है इधर डिवाइड में चला जाएगा। जो तो सेकंड नंबर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 78/2। तो 2 तियाँ आप कहेंगे 6, है ना, 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 निम 18। तो दूसरा नंबर कितना होगा, 39। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो एग्जाम सिंपल सी बात है, क्या होगा, सिंपल ही बनाया होगा। अब देखिए अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है और रीजनिंग अच्छी है, तो मैथ्स और रीजनिंग में अपना स्ट्रॉन्ग करके आइए, है ना, 100% देकर आओ। मैथ्स अगर और रीजनिंग अगर आपने पूरी कर ली तो जीके और क्या है, जीके तो सभी करते हैं भाई, और कोई भी 100% जीके में नहीं कर सकता, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप अपना 100% देकर अच्छा नंबर कर सकते हैं। आगे हमें बोला हुआ था कि AMR A गुणा M गुणा R तथा BM B इंटू M इंटू 2 इंटू R का HCF कितना होगा। अगर हमसे पूछा इसका HCF कितना होगा, तो आपको मैंने बताया है कि टाइम एंड वर्क में बताया था कि HCF वो संख्या होती है जो इन दोनों को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। तो इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बस आपको ये देखना है कि इसमें और इस नंबर में कॉमन क्या आ रहा है। तो आपने कहा भाई HCF अगर हम निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि भाई M इसमें आ रहा है तो M इसमें भी आ रहा है, तो M हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। और क्या आ रहा है कॉमन, आप कहेंगे R इसमें आ रहा है तो R इसमें भी आ रहा है तो R ये हो गया। तो आपका HCF का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, M इंटू R। अब देखिए ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, हर एक इंसान ने किया होगा जो एग्जाम में बैठा होगा, अब उसी ने नहीं किया होगा जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हुई है। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आगे हमें बोला हुआ है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज जिसकी भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है, आप समचतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं, यह समचतुर्भुज, इसकी भुजा हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर और हमें बोला है कि इसका एक विकर्ण जो है वो है 14 सेंटीमीटर का। तो अगर एक विकर्ण इसका 14 का है ये, तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 एरिया। अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि उसके डायगोनल का प्रोडक्ट जितना होगा उसका आधा क्या होगा आपका इसका एरिया। तो अब देखिए हमें दूसरा एरिया तो मतलब दूसरा डायगोनल तो पता नहीं है, तो बस हमें इस समचतुर्भुज की एक बात पता होनी चाहिए कि भाई
इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में 90 पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? 90 पर काटते हैं। तो अगर ये 90 पर काट रहे हैं, 14 लेते हैं, और 2 बराबर भागों में भी विभाजित करते हैं अपने आप को, है ना। तो आप जानते हैं अगर ये 14 है तो ये 7 और ये 7 होगा। अगर ये 7 है तो आप इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं? PGT लगा सकते हैं। और एक बात और भी याद रखना कि जो समचतुर्भुज होता है या फिर समांतर चतुर्भुज होता है, अगर हमें समांतर चतुर्भुज पता है तो समांतर चतुर्भुज से भी कर लेते, है ना। तो अपने हिसाब से हमें साइड रखनी पड़ती, कोई भी साइड रख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब एक बात याद रखना कि ये जो होता है 25 और ये, अगर देखिए हमें डायरेक्ट इस बात का पता करना हो कि भाई हम इसमें ट्रायंगल में वो कैसे लगा सकते हैं PGT, तो बस जो भी हमें डायगोनल दे रखे हैं उनका आधा करोगे और भुजा के साथ करोगे तो वो समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो बस अगर ये कर्ण है, आप जानते हैं ये कर्ण है, तो 25 में से अगर आप 25 के स्क्वायर में से 625 PGT अप्लाई कर रहा हूँ, 7 7 49 आप क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप जानते हैं 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे भाई बचेगा यहाँ पर आपका 6, और यहाँ पर कितना बचेगा? 12 में से आप 11 में से ये आपके 4 चले गए, 11 में से 7, यहाँ बचा आपका 576। ये कितने का वर्गमूल है? आप कहेंगे भाई ये है 24 का वर्गमूल। तो ये वाला 24 रहा होगा, ये वाला भी 24। तो देख रहे हैं आप दूसरा डायगोनल हमें कितना मिल गया? 48 हमारा दूसरा डायगोनल है। तो हम इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे भाई 1/2। और ये जो पहला डायगोनल था वो 7 और 7 14 था। देखिए यहाँ पर हाफ नहीं पूरा लिखा जाता है डायगोनल। और D2 कितना है आपका? 24 दूनी 48, 7 से आप काट लो तो 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, और 7 चौक 28 और 5 33। तो आपका कितना आ जाएगा एरिया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किसी में भी दी हो साइड, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो बस आपको थोड़ी सी एडवांस पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, हार्ड लेवल नहीं है एडवांस का कि सीजे लेवल पढ़ लो। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, हर चीज़ में एडवांस में ही पढ़ लेना, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, सर्कल वर्कल पढ़ लेना, है ना थोड़ा सा। आगे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि x² + 11x, x² + 11xy + 24y² के गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसके बताने थे फैक्टर। अब देखिए इसके फैक्टर बताना कितना आसान है। हम इसको अगर ब्रेक करके लिख लें, है ना, 24 के हिसाब से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 3x + 8y लिख सकता हूँ, 8xy, ये यहाँ पर xy भी आएगा, xy + 8xy, क्योंकि इसको जोड़कर आने वाला आपका कितना है? 11 + 24y²। तो देखिए यहाँ से हमें कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब वो चीज़ जो दोनों के पास है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और बाकी तो देखो यहाँ y होता तब हम y कॉमन ले पाते थे। तो x ही है तो आपने क्या निकाल लिया? बाहर x निकाल लिया। तो यहाँ कितना बचा? आप कहेंगे भाई x बचा, प्लस अगर x बाहर चला गया तो आपका बचा 3y। अब एक बात बताइए, प्लस ये रहा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप देख रहे हैं हम y कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने y भी कॉमन ले लिया। लेकिन आप एक बात और ऑब्जर्व करो कि 8 के पहाड़े में तो 24 भी आता है ना, तो हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा आपके पास? तो आप कहेंगे हमारे पास यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ x, और 8 से ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और एक y तो आपका बाहर चला गया। तो देखिए ये ब्रैकेट क्या हो गए आपके? बिल्कुल सेम हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा? x, क्योंकि ब्रैकेट तो बाहर चला गया, प्लस में 8y। तो आपके यही क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए कितना सिंपल एडवांस जो मैथ्स आ रही है वो कितनी सिंपल आ रही है ना। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को करें। और मैंने देखा कि टाइम एंड वर्क के तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में कि बस अगर आपने थोड़ा बहुत भी टाइम एंड वर्क में मेहनत की है और थोड़े बहुत भी उसके कंसेप्ट सीखे हैं तो आप टाइम एंड वर्क तो आराम से कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन था कि A B से 2 गुना काम कर सकता है, तो हमें बोला कि भाई जो A है वो B से कितना काम कर सकता है? 2 गुना। तो अगर ये 1 कर रहा होगा तो ये 2 कर रहा होगा, है ना, एक दिन में काम। तो बोला है कि यदि दोनों 12 दिन में काम करते हैं, यदि दोनों 12 दिन में कोई काम करते हैं तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आप ये बताओ, ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे भाई 3 यूनिट, क्योंकि ये साथ में कर रहे हैं। अगर ये एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे भाई 36। मैंने वही सूत्र लगाया है, कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन। अब 36 काम है, आपको कराना किससे है? आप कहेंगे हमें B से कराना, तो हमें B की इफिशिएंसी पता होना चाहिए भाई, एक दिन में कितना काम कर रहा है एक, तो टोटल कितने दिन लेगा? ये 36 दिन लेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं सीखा है तो जिसका एग्जाम रह गया है वो पहले टाइम एंड वर्क जरूर सीख लें। मैंने टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कराया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो आप टाइम एंड वर्क भी देख लें। परसेंटेज भी करा दिया है मैंने, लॉस एंड प्रॉफिट करा दिया है, पाइप एंड टंकी करा दिया है, तो पहले आप उन्हें जरूर देखें, उसके बाद देखना खुद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अगला हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि देखिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन था, इसमें दिया हुआ था कि A 20 दिन में
और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो हमसे पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा। अगर ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 60 मान लो। आपको पता है 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे भाई 60 है। और हमें कराना किससे है, ए और बी से। तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं। तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में उस पूरे काम को वो क्या कर देंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो हमें पता है कि मेरिट हाई जाने वाली है। मेरिट कैसी जाएगी फिर, वैसे तो ये प्रिय इतनी हाई तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हर कोई इन क्वेश्चंस को कर पा रहा होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो जरूर करके सॉल्व आएँ। अगला क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ था कि भाई एक सर्कल ये दिया हुआ था और एक सर्कल हमें और दिया हुआ था ऐसे, और हमें उसमें ये दी थी चाप क्रोड। तो इसमें हमें ये बोला हुआ था कि जो छोटा है ना, ये वाला जो वृत्त है, इसकी रेडियस हमें दे रखी थी R1 जो है भाई वो दे रखी है आपको 8 और R2 कितनी दे रखी है आपको 17। तो हमसे पूछा हुआ था कि AB, ये A था और ये B था, इसकी हमें पूछी हुई थी भाई लेंथ, यानी कि AB की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो देखिए AB की लंबाई निकालने के लिए यह थोड़ा एडवांस लेवल का है ना, AB की हमें क्या करनी है, लंबाई फाइंड करनी है। तो बस हमने क्या करना है, देखो अगर ये सेंटर है दोनों का, ये दोनों का सेंटर है, तो सेंटर से है ना जीवा पर डाला गया जो लंब होता है ना, ये जो होता है लंब होता है और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा। अब अगर इसकी रेडियस हमें पता है भाई 8 है, तो आपको पता है ये कितनी होगी, है ना, ये दूसरे वाले की रेडियस है ना, तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी 17। तो आपको पता है कि ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो अगर 17 और 8 की बात हम करें तो 17 और 8 के साथ ये 15 आता है, ट्रिपलेट है ना। अगर आपने थोड़ी सी एडवांस पढ़ी है तो आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट कर सकते थे, वरना आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर अगर हम पीजीटी अप्लाई करें इसमें तो वही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्ण कितना है, देखिए जो समकोण के सामने होता है वही कर्ण होता है। तो 17 का स्क्वायर हम 289 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और लंब यानी कि 15 का स्क्वायर आप 225 प्लस आधार, सॉरी ये तो हमें निकालना था ना, 15 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 289 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, लंब हमें नहीं पता तो आप एक्स स्क्वायर मान लो, वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो C, तो एक्स स्क्वायर प्लस आधार आपको पता है 64, आप इधर ला के घटाएंगे तो आपको पता है 225 बचेगा, जो कि कितने का स्क्वायर होता है, 15 का। तो ये 15 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 15। तो जो AB आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भाई AB आ जाएगी 30। तो AB की लेंथ हमें पता चल जाएगी कि 30 सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो, जिसमें दे रखा हूँ आपको भाई ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपने थोड़े थोड़े क्या करना है, सारे चैप्टर एडवांस के भी पढ़ने हैं, तब जाके कहीं आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन अब तक आए एडवांस के, है ना, मैंने 3-4 क्वेश्चन एडवांस के रखे हैं इसमें, तो वो सब क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल है ना, उसे कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक का, जिसमें दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। तो भाई हमें SP पता है कि 31 रुपये है, और मैंने बताया था कि SP से अगर हमें क्रय मूल्य पर जाना है तो हम क्या करते हैं भाई 100/93 करेंगे, क्योंकि 7% की हानि हो रही है। तो अगर यही क्रय मूल्य होता तो आप 93/7 करते, है ना, 93/100 करते। अब आपको मिल गया, ये क्या मिल गया भाई, आपको मिल गया हमें क्रय मूल्य। तो आप जानते हैं इससे कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 100/3 बार में। तो यही आपका क्या है भाई 100/3, यही तो आपका CP है, ये क्या हो गया CP। तो विक्रय मूल्य था 31, तो हमसे बोला कि अगर उसे वस्तु को 35 रुपये में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो आप बताओ SP अब हमें कितने में बेचना है, पहले SP कितना था 31 रुपये में बेचने पर हमें हानि हुई थी, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया भाई ये है। तो अभी SP है 35 रुपये में, आपको अगर बेचना है तो कितने का लाभ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, घटा कर देख लो भाई, आप क्या कर लो, घटा कर देख लो। देखो 35 थी 100/3, तो आप जानते हैं 3 पंजे 15 का, 5 3 3 105, कितना हो जाएगा बटे 100/3, है ना। ये तो आपका आ गया लाभ, ये कितने का आ गया लाभ। तो आप जानते हैं कि जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई 5/3 का हमें लाभ हो रहा है। अब कितने पर रुपए पर हो रहा है, तो अगर लाभ परसेंट निकालना चाहते हैं आप, तो आपको पता है कि भाई लाभ कितने का हो रहा है, आप कहेंगे 5/3 का। कितने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे 100/3 पर, और गुणा 100% में बदलने के लिए, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 50 आएगा, 5 आएगा, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, 3 पंजे 15 का 5, 3 3 9 1 10, सही है।
100/3, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 100 आएगा ना, 100/3, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका लाभ कितना आएगा 5% का। तो लाभ जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5%। तो देखिए कितना सिंपल है ना, आप ये भी कर सकते थे कि आप इसे डिवाइड कर लो, है ना। तो 100/3 का मतलब आप जानते हैं कि 33 सही या 33.33 होता है। तो आप घटाकर वैसे भी कर सकते थे और ऐसे भी आप घटाकर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ना तो एडवांस ज़्यादा हार्ड है ना ही अर्थमेटिक ज़्यादा हार्ड है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखें वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में, और एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो ज़्यादा होपलेस ना हो कि हम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि भाई 12/15 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो आपको बताना है कि 12/15 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो देखिए कुछ लोग तो कहते हैं इसका स्क्वायर करके इसे बटे में कर लो, मैं तो बस कंसेप्ट बताता हूँ कि भाई x मान लो तीसरा। तो आपको बताना है कि जो इसका रेशियो होता है वही इसका रेशियो होगा, क्योंकि तृतीय समानुपाती है, समानुपाती का मतलब रेशियो बराबर। तो 12/15 बराबर 15/x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से काट सकते हैं आप, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, आप जानते हैं 15 पंजे 75 है ना, 15 पंजे 75/4, x की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 75/4। तो यही है आपका तृतीय समानुपाती। तो द्वितीय समानुपाती पूछा हो, तृतीय समानुपाती पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई मेथड कोई इस पर ना जाए कि ट्रिक व्रिक निकालनी है हमने कि 15 का स्क्वायर 225 बटे फिर 12 करना है, फिर भी काटोगे तो यही आएगा। तो मेथड समझो कि करना क्या होता है ना। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते रहो। अगला हमें बोला हुआ है कि 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो 0.05 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें बोला हुआ है कि भाई एरिया बताना है आपको, 800 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बताना है उसका, मतलब जो हमें एरिया है वो किस में दे रखा है, आपको दे रखा है भाई 8000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें किस में बताना है, हमें बताना है भाई सेंटीमीटर में क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें एरिया जो है वो किलोमीटर में दे रखा है तो हमें पता करना है भाई सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 1 किलोमीटर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप कहेंगे वो आ रही है भाई 5/100। कितनी आ रही है, 5/100। तो एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ किलोमीटर स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर की मतलब है इसी की मल्टीप्लाई इसी से आपको करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में इसी की मल्टीप्लाई इसी से कर रहा हूँ, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ 5 पंजे 25 बटे आपका कितना आ जाएगा 10,000। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 25/10,000। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये 25/10,000 कहाँ से हुआ। तो जब मैंने किलोमीटर की मल्टीप्लाई किलोमीटर से की है तभी तो किलोमीटर स्क्वायर बना। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए भाई 8,000 की। तो आप इधर क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, देखिए आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पर तो सेंटीमीटर था, सॉरी, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से की है। तो बस आपको क्या करना है, 8,000 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो 8,000 किलोमीटर स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 गुणा 8,000 बटे 10,000। तो आप जानते हैं इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 से ये कितने कट जाएगा, 4 बार में 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो बस खाली जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें। तो चलिए और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं उनको भी। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो 22.5 है। तो देखिए एवरेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी तो मैंने अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैं तो बस खाली अभी 4-5 चैप्टर कंप्लीट करा पाया हूँ। तो आगे आने वाले समय में हम पढ़ने वाले हैं कि जो 20 संख्याओं का जो औसत है वो 22.5 है। आपको बोला है 22.5 है। हमसे बोला है कि गलती से 25 की जगह -25 ले लिया तो वास्तविक औसत क्या था। अब देखिए हमें लेना कितना था भाई, +25 लेना था, हमने ले कितना लिया, -25। तो आप बताओ हमने कितना कम लिया। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 25 ही तो कम लिया, नहीं 50 कम लिया क्योंकि 25 तो ये वाला छोड़ दिया और 25 मैंने और घटा दिया। तो ओवरऑल आप घटा भी सकते हो, 25 में से 25 जाएगा तो कितना कम ले लिया, 50। अब एक बात बताओ, ये 50 जो होगा एवरेज आप समझते हैं ना, एवरेज का मतलब होता है सब पर समान, है ना, सब पर बराबर बराबर। तो अगर ये 50 जो है वो कम गया
तो कितने लोगों पर कम गया होगा? आप कहेंगे भाई 20 लोगों पर कम गया। अगर ये 50-20 लोगों पर कम गया है तो आप जानते हैं कि अगर मैं और इन 20 लोगों को ये 50 रुपये बांटूँ, रुपये कह लो आप कुछ भी कह लो, यहाँ तो पता नहीं है कि एज है क्या है, तो अगर आप इस 50 को बांटना चाहते हैं 20 लोगों में तो आप कहेंगे भाई 2.55 और जाना चाहिए था, जो कि हमने इनको नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि हमने भैया 25 घटा दिया, जबकि हमें तो 25 और देना था। तो टोटल जो अंतर आया था वो 50 का आया था। और ये सब 50 जो रुपए हैं वो हैं किसके? तो आप कहेंगे यार ये 20 लोगों के तो 50 रुपए हैं। अगर हमें 20 लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि औसत जो होता है वो सब पर बराबर होता है, तो अगर आपको 20 लोगों को बांटना है तो 2.5 एवरेज क्या होता और होता। तो पहले कितना था? आप कहेंगे 22.5, अभी कितना हो जाएगा? 2.5 यानी कि कितना हो जाएगा? 22, 24 यानी कि 25 जो होगा आपका क्या होगा? एवरेज रहा होगा। तो एवरेज करने का ये बेस्ट मेथड है। क्या करो? बस खाली एवरेज का मतलब समझो, जो एवरेज होता है वो सब पर बराबर होता है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए एवरेज बहुत आसान है ना। एवरेज अगर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो देखना कि मैं एवरेज एकदम आपके माइंड में सॉल्व करवा दूंगा कि एवरेज एक्चुअल में है क्या। अगला बोला हुआ है, यदि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं है ना, बाह्य बिंदु ऐसे खींची गई हैं। तो एक वृत्त ले लीजिए, ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो एक बिंदु ऐसे होगा, मान लीजिए बाहर, तो हमसे बोला ये दो स्पर्श रेखाएं हैं भाई। तो देखिए एक बात तो आप यहाँ पर ये याद रखिए कि बाह्य वृत्त से जो खींची जाती हैं, है ना, बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर। ये 10th में बताया गया है आपको, 9th में भी बताया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब पता होगा। तो एक वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से एस से खींची गई हैं, यदि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो 12 है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई ये कितनी है? 12 है भाई। और हमें ये एंगल दे रखा था भाई 60। ये एंगल कितना है? 60। अगर ये एंगल 60 है तो हमसे पूछा हुआ है, देखो यहाँ से अगर हम रेडियस बनाएं इसकी, तो आप जानते हैं कि ये एंगल 90 का होगा। ये भी सब 10th में और 9th में आपको पता होगा, और आपने एडवांस पढ़ी होगी तो फिर पढ़ाई होगा। तो हमसे बोला हुआ है कि ए बी की लंबाई बताओ। ये है ए, दो रेखाएं खींची गई थी ए और बी। तो देखिए ए बी की जो लेंथ होगी ना वो डायरेक्ट यहाँ से होगी ऐसे। तो भाई हमें बतानी है ये लंबाई, है ना। आप कह सकते हैं ये लंबाई हमें बतानी है। अगर ये लंबाई बतानी है तो बस हमें क्या पता होना चाहिए था? देखो यहाँ पर या तो ये पता चल जाए भाई ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है ना, ट्रायंगल कैसा है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, और आप जानते हैं कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए था? 180। वैसे तो ये आपको पता है कि केंद्र पर और जो सामने से जो ये जो एंगल होता है इसका सम 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए था? 120। और आप जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये वाला जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसके तीनों कोणों का योग होना चाहिए था 180, यानी कि इसका और इसका योग होना चाहिए था 60। तो ये एंगल होंगे आपस में बराबर, ही हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 30। अगर ये भी 30 है और ये भी 30 है तो आप जानते हैं ये पूरा तो 90 है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब देखो मुझे यहाँ से एक बात पता चल गई कि इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो ये 60 है, ये 60 है ना, तो ये वाला भी एंगल कितना आ गया? 60 आ गया, क्योंकि ये 60 तो ये 60, ये 60। इसका मतलब ये है समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 12। इसका मतलब जो ए बी की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 12। तो देखिए कुछ नहीं है, एडवांस तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान आ रही है, बस आपको थोड़ी सी एडवांस पढ़नी है, और पढ़ जरूर लेना, क्योंकि आज बहुत सिंपल क्वेश्चन आए एडवांस के। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दिनों से एडवांस को छूते नहीं, अर्थमेटिक में लगे रहते हैं, और एडवांस के सारे फॉर्मूले क्या हो जाता है? भूल जाता है। अगला क्वेश्चन हमें एडवांस से यह दिया हुआ है, ये 22 तारीख के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए शंकु है, दो शंकु दे रखे हैं, एक शंकु ऐसे दिया हुआ है हमें और एक शंकु हमें और दिया होगा भाई, जिसकी तिर्यक ऊंचाई का मतलब सबसे आप स्लैंट हाइट, अगर हमें इसे 3 मानना है तो इसे 4, यानी कि L1 है और ये L2 है। हमें इसका रेशियो दे रखा है कि भाई L1 रेशियो L2 जो है वो कितना है? 3:4 है। तो हमसे पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोनों के। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम शंकुओं की बात करें, दोनों शंकुओं की, तो जो एरिया होता है ना, एरिया दोनों के उसका अनुपात क्षेत्रफल का, तो आप ऐसे लिख लो, दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, देखो क्षेत्रफल होता है πr/l, तो L1 होगा, क्या होगा? L1। और देखिए इसमें एक बात और इन्हें बोलनी चाहिए थी, वो ये कि दोनों की रेडियस जो है वो बराबर है ना। अगर रेडियस का नहीं पता होगा तो हम ऐसे कैसे रेडियस काट देंगे। तो यहाँ पर एक बात और बतानी चाहिए कि भाई जो रेडियस है दोनों की बराबर है ना। तो अगर रेडियस बराबर होंगी तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा और जो दूसरे वाले का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई वो भी πr/l और ये 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इससे
ये कट जाएगा, तो जो L1/L2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, वही आपका एरिया का रेशियो होगा, यानी कि 3:4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए एडवांस तो बहुत ज़्यादा आसान आ रही है। अगर एडवांस इतनी आसान है तो आप आराम से एडवांस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें बोला था कि नेहा अपनी आय का 6.25% खर्च कर देती है। भाई कितना खर्च कर रही है वो, 6.25% खर्च कर दे रही है। इसकी वैल्यू होती है 1/16, यानी कि अगर उसकी 16 इनकम होती, क्या होती उसकी 16 इनकम होती, तो वो खर्च कर दे रही है 1 रुपया। कितना खर्च कर दे रही है, एक्सपेंडिचर जो वो कर रही है वो कितना कर रही है, 1 रुपये का। तो हमसे बोला है यदि वह 75 रुपये खर्च करती है, तो वो खर्च कितने कर रही है, 75 रुपये खर्च कर रही है। भाई 75 रुपये खर्च कर रही है, तो पूछा है उसकी आय बताओ। तो आप एक बार बताओ, 16 में से वो 1 रुपया खर्च कर रही है। अब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप कहेंगे भाई एक की वैल्यू कितनी है, 75 आपको निकालनी है 16 की, क्योंकि 16 है, तो 16 गुणा 75। तो आप जानते हैं अगर मैं इसको 16 को तोड़ लूँ 4 गुणा 75 में, तो 75 की गुणा 4 से करेंगे तो 300 आएगा, 300 की गुणा करेंगे तो 1200। तो 300 की गुणा आप 4 से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 का पहाड़ा पढ़ लो, सभी को याद है। लेकिन क्या होता है 75 दूनी 150 होता है, तो अगर यहाँ 4 बन रहा है तो सिंपल सी बात है वो 300 बना रहा होगा। तो 300 की गुणा कितने से करनी है, 4 से करनी है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लो। तो बस वो कितने रुपए कमा रही होगी, वो कमा रही होगी आपके 1200 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया वो आया है माध्यिका से। तो देखिए आज माध्यिका से है तो कल बहुलक से भी होगा, है ना। तो आप माध्यिका, माध्य, बहुलक भी पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि 63, 65, 61 कितना दे रखा है, 63, 65, 61। आगे हमें बोला हुआ है 64, 62, 62, 64, 62, 66 और 67, 66 और 67। हमसे पूछा इसकी माध्यिका, तो क्या पूछा हुआ है, माध्यिका। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, आरोही क्रम में से लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा हमें लिखना पड़ता है। देखो पहले 61 है, उसके बाद कौन है 62, इसमें 63 तो कहीं है, 63 भी है। उसके बाद आपका 64, फिर आपका कितना दे रखा है 65, फिर कितना है आपके पास 66, फिर कितना है 67 हो गई, 67 है 67। तो ये कितना दे रखा है आपको 67। हमसे इसकी पूछी है माध्यिका, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 2 6 और 1 7, है ना। तो अब देखो हमें यहाँ पर गिनना पड़ता है माध्यिका निकालने से पहले कि भाई यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं। तो आपको पता है कि जो n आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। 7 कैसा है, विषम, विषम मतलब ऑड है। अगर ये ऑड है तो जो माध्यिका होती है ना, वो माध्यिका जो होती है वो क्या होती है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। जो माध्यिका होती है वो होती है सीधे n+1/2, वहाँ पद कह लो या फिर आप टर्म कह लो। तो आपको पता है कि 7 + 1 8/2, यानी कि फोर्थ जो पद होगा, यानी कि जो फोर्थ टर्म होगा आपका, वही क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो बस माध्यिका में क्या आना है आपका आंसर 64। लेकिन अब देखो अगर ये n कैसा होता, सम होता। अगर n सम होता हम तब क्या करते, तो n अगर आपका कैसा आ जाए, सम यानी कि इवन आ जाए, तो आप क्या करेंगे माध्यिका में। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका का कि भाई n/2 ये टर्म है, ठीक है, ना कि n/2 कोई नंबर क्या आएगा। अगर सम आ रहा है तो यानी कि मान लो यहाँ पर 8 आया होता तो आप कहते थे भाई 8वां का मतलब आधा, चौथा जो पद होगा प्लस n+1/2 + 1वां पद। तो बस ये आपका आंसर हो जाता। क्या हो जाता, पद, और पूरे के बट्टे में आ जाता आपका 2। यानी कि मान लो 8वां, जैसे अभी इसमें 8 पद दे दिए होते, एक और लिख लो भाई, इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूं। हमने लिख लिया 67 69 और लिख लो। अभी कितने टर्म हो गए, तो आप कहेंगे भाई अभी जो टर्म हो गए वो हो गए 8। अगर अभी n 8 हो गया तो इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, इसका तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, आधा 4, यानी कि चौथा प्लस 5वें पद का आधा। तो चौथा पद कितना, 1 2 3 4, ये 4 है, और ये 5वां पद हो गया। तो आप कह देंगे भाई 62 + 64 का जो आधा आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो माध्यिका तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर n इवन होता है और ऑड होता है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें क्लियर करके रखो। अभी तो मैं आपको सिर्फ अर्थमेटिक करा रहा हूँ, लेकिन शायद ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मैं आपको क्या करा दूंगा, एडवांस भी करा दूंगा। अगला हमें दिया हुआ था कि 28 p की पावर 5, 28 p की पावर 5 और q की पावर आपको दी हुई है स्क्वायर, तथा 14 p का क्यूब, और हमें बोला हुआ है q की पावर 5 का HCF बताना है। क्या बताना है का HCF। तो जैसे मैंने भी बताया था कि HCF वो संख्या होती है जो
इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे भाई देखो यहाँ पर एक तो 14 कॉमन आ सकता है ना, तो हमने एचसीएफ में लिखना है सबसे पहले 14 कि भाई 14 से जो है वो 28 भी भाग चला जाता है, 14 से 14 भी भाग चला जाता है। अब देखो यहाँ पर p की पावर कितनी है 3 और यहाँ पर p की पावर कितनी है आप कहेंगे 5, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो p की पावर 3 में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि p की पावर 3 से ये भाग चला जाएगा और ये भी भाग चला जाएगा। लेकिन अगर आप p की पावर 5 लिख लेते तो ये भाग नहीं जाता। अभी यहाँ कितना है आपका q का पावर जो है 5 है, तो यहाँ पर q की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर q की पावर 2 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई है तो एनटीपीसी का एग्जाम जो प्री आ रहा है वो तो ज़्यादा आसान आ रहा है, मैथ्स में कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियोस को अगर नहीं देखा है आपने तो हमारे चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।